1 फरवरी 2023 दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी वाला देश भारत साल 2023 का बजट देश के लोगों के सामने रखने वाला था। जैसे ही 11 बजे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करना शुरू किया। सबको उम्मीदें थी कि देश को चलाने वाली सरकार इस बार लोगों को टैक्स में और महंगाई में कुछ राहत देगी, कुछ चीजों के दाम घटाए जाएंगे, रोजगार के लिए प्लान और उनके लिए नए फंड्स का ऐलान होगा, पढ़ाई और अच्छे एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया जाएगा और भी ना जाने कितने ऐसे टॉपिक्स जिनकी नई स्कीम का लोगों को इंतजार था। तो क्या क्या किसको मिला, हम सब बताने आ गए हैं। तो दोस्तों, आखिर ये बजट किस चिड़िया का नाम है? सब्जी खरीदने से लेकर गैस सिलेंडर भरवाने तक, घर की बिजली का बिल भरने से लेकर सरकार को टैक्स भरने तक, आपके घर में आने वाली सुई से लेकर धागे की कीमत तक इस बजट में तय होती है। इसीलिए इसका पूरा हिसाब किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको एकदम बेसिक से बताते हैं कि बजट आखिर होता क्या है। बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि भाई पैसा बचाना है तो बजट बनाकर एकदम हिसाब से चलो, लेकिन हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, बजट कभी न कभी गड़बड़ा ही जाता है। अब बजट तैयार करना इतना आसान भी तो नहीं है ना। बजट शब्द का हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या देश के बजट के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि आखिर आम बजट की इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे पेश किया जाता है? आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की प्लानिंग को बजट कहा जाता है। देश के बजट में कई सारे सोर्सेज से आने वाले पैसे और तरह तरह के सेक्टर्स में होने वाले खर्चे की डिटेल प्लानिंग पेश की जाती है और इसके साथ ही ये भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी, कितनी किस चीज को महंगा करेगी और किस चीज में लोगों को राहत देगी, और भी ऐसी कई सारी चीजें जिनसे सरकार के खजाने में फर्क पड़ता है। देश का बजट संभालने के लिए पूरा फाइनेंस विभाग होता है, जो कई महीनों की मेहनत, तमाम सर्वे, रिपोर्ट्स और सोच विचार के बाद बजट तैयार करता है। इतनी बड़ी तैयारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सरकार के पास कमाई के कई सारे सोर्सेज हैं और खर्चे के सैकड़ों रास्ते। जितने तरह के डिपार्टमेंट उतनी तरह की डिमांड्स। इस पूरी जद्दोजहद की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि देश की इकोनॉमी को पटरी पर रखा जा सके, क्योंकि अगर आमदनी और खर्च की कोई योजना नहीं होगी तो मुमकिन है कि खर्चे आमदनी के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो देश की इकोनॉमी ठप होने की कगार पर आ पहुंचेगी। जैसे जो लोग अपना बजट बनाकर नहीं चलते हैं, वो अक्सर आर्थिक परेशानी में घिरे रहते हैं और कभी कभी तो भयंकर कर्ज के बोझ में लद जाते हैं। यही बात देश या राज्य के मामले में भी लागू होती है। अगर देश की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखना है और उसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना है तो एक बेहतर बजट ही इसका रामबाण इलाज है। दोस्तों, बजट बताता है कि वो देश की जनता का भला करने आ रहा है, लेकिन देश की जनता भी तो समझे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। आखिर ये सब जनता का ही तो पैसा होता है, तो जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने के काम ही आता है। और अगर जनता बेफिक्री दिखाकर बजट से मुंह मोड़ लेती है तो करप्शन यानी भ्रष्टाचार को पैर पसारने की जगह मिल जाती है। लेकिन हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपको पूरा बजट आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप आपके पैसों का लाभ उठा सकें। दोस्तों, भारत सरकार हर फाइनेंशियल ईयर से पहले संसद के बजट सत्र में आम बजट पेश करती है। 2017 के पहले ये फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन साल 2017 से ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। अब क्योंकि ये केंद्र सरकार का बजट होता है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार की टोटल रिसीप्ट्स और टोटल एक्सपेंसेस का लेखा जोखा भी होता है। अब सवाल ये कि घर का मालिक तो जॉब करके पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन सरकार कैसे करती है? तो जवाब है कि किसी भी सरकार की इनकम मेनली टैक्सेस से होती है, जो आम जनता और लोगों के कारोबार एक्सेट्रा पर लगाई जाती है। ये टैक्सेस सरकार 2 तरीकों से हासिल करती है, एक डायरेक्ट टैक्स और 2 इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिन्हें सरकार सीधे आपकी कमाई से काट लेती है या आप देश के अच्छे नागरिक के जैसे खुद ही सरकार को देते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, TDS वगैरह। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिन्हें सरकार आपके खर्चों से लेती है, जैसे GST। इन टैक्सेस से जो आमदनी होती है उसी के हिसाब से देश के साल भर के खर्चों का बजट तैयार किया जाता है, जिसमें देश के विकास के लिए कहां कितना पैसा देना है वो भी शामिल होता है। तो इस बार आम बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में लगभग हर क्लास को खुश करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज, सीनियर सिटीजन्स, युवाओं और महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। पिछले 9 साल से टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। अब 7 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा। इससे कर्मचारी और छोटे व्यापारी को बड़ी राहत मिलेगी। अपने भाषण की शुरुआत में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है।
इस दौरान संसद में कांग्रेस पार्टी के सांसदों की तरफ से भारत जोड़ो के नारे भी लगे। दरअसल बजट सत्र के लिए उसी समय राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर अपना भाषण देती रहीं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे, इसलिए हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की योजना चलाई और ये 28 महीने तक चलती रही। फिर आया मेन मुद्दा जिस पर पूरे देश की नजर थी। बात होने वाली थी इनकम टैक्स स्लैब की। नए इनकम टैक्स में सेक्शन 87A के अंतर्गत इनकम टैक्स रिबेट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने बेसिक इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स रेजिम में भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इससे टैक्स भरने वालों को काफी प्रॉफिट होगा। पर्सनल टैक्स के लिए अब से नई टैक्स रेजिम ही डिफरेंट टैक्स रेजिम होगी। हालांकि पुरानी टैक्स रेजिम का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा। इसके अलावा टैक्स कंप्लायंस को और आसान बनाने के लिए घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कॉमन IT रिटर्न फॉर्म का ऐलान किया। अब आपको नए टैक्स स्लैब के बारे में आसानी से समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। यह है बड़े काम की चीज। दोस्तों, अगर किसी की कमाई 0 से 3 लाख है तो 0% टैक्स लगेगा। फिर 3 से 6 लाख हुई तो 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15% से टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ज्यादा अगर किसी की इनकम होती है तो उस पर 30% के रेट से टैक्स लगेगा। इससे पहले जो टैक्स स्लैब रेट थे वो भी जान लीजिए। 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता था। 5 से 7.5 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगता था। 7.5 से 10 लाख और इसी तरह हर 2.5 लाख के बाद 5% टैक्स रेट बढ़ जाता था और 15 लाख से ऊपर 30% रेट से टैक्स लगता था। अगर आसान भाषा में कहें तो जो लोग अब 1 साल में 7 लाख तक कमाएंगे उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वो इसलिए क्योंकि उनको उस टैक्स की रिबेट मिल जाएगी जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक की इनकम कमाने वाले लोगों को मिलती थी। ये रिबेट सरकार 87A के अंतर्गत देती है जो कि छोटे स्तर के लोगों के लिए लाभकारी होती है। सरकार भी ये नहीं चाहती कि जिनकी आमदनी कम है वो उनसे ज्यादा टैक्स वसूले। इसलिए अब जिनकी सालाना इनकम सिर्फ 7 लाख तक है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि नई टैक्स रिजीम आने के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत अपना टैक्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको कुछ पॉइंट्स के आधार पर बजट को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं जिसमें नई और पुरानी स्लैब का कंफ्यूजन दूर हो सके। नंबर 1, अगर आप नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं तो सरकार द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 52,500 पर ईयर कर दिया गया है। मैक्सिमम टैक्स पर अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम के तहत ही अपना टैक्स भरते हैं क्योंकि उसमें कई छूट जैसे कि होम लोन, घर का किराया और अन्य सहूलतें मिलती हैं जो नए सिस्टम में नहीं मिलती हैं। 7 लाख तक सालाना कमाई करने वाले लोगों को अब 0 टैक्स देना होगा। ऐसा तब होगा जब वो अपना टैक्स नए सिस्टम और रूल्स के हिसाब से भरते हैं और अपनी बचत से जुड़ी सभी जानकारियां सरकार को देते हैं। भारत में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स 42.7% है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इससे अब 39 तक ला दिया गया है जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू किया जाएगा। ध्यान रहे कि ये टैक्स 5 करोड़ सालाना कमाने वाले लोगों को देना होता है। अगर आप 9 लाख तक प्रति साल कमाते हैं तब सालाना आपको 45,000 रुपए तक टैक्स देना पड़ सकता है, यानी आप 5% इनकम टैक्स दे रहे हैं। देश के आम बजट का आम से लेकर खास तक हर शख्स को इंतजार रहता है और देश की जनता की नजर भी फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण पर टिकी रहती है। फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण शुरू होने के साथ ही लोगों को सबसे ज्यादा जिस बात का इंतजार रहता है वो ये है कि उसकी जेब का बोझ कम हुआ या फिर बढ़ गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाली सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है और अब ये बैटरी भी सस्ती हो जाएंगी। इसका असर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कीमतों पर भी पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। सरकार की ओर से टेलीविजन चैनल में आयात शुल्क 2.5% कर दिया गया है। इसके अलावा LED टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौती का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इस फैसले के बाद इनके दाम घट जाएंगे। बहुत से सामान सस्ते हुए हैं जैसे कि खिलौने, साइकिल्स, मोबाइल फोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लिथियम बैटरी, LED टेलीविजन, बायोगैस से जुड़ी चीजें। वहीं कुछ चीजें महंगी की गई हैं जिनमें सिगरेट और इंपोर्टेड ज्वेलरी शामिल है।
सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया। इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई है। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। ऐलान किया गया है कि नया बिजनेस खोल रहे या खोलने का सोच रहे युवाओं को खेती से रिलेटेड स्टार्टअप शुरू करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। तो वहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने इसके साथ निर्मला सीतारमण की पूरी टीम को बजट के लिए बधाई दी।